क्रिश का प्यार आज बहुत ही प्यार भरा था, बल्कि वह बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था। आशी तो उसके प्यार भरे टच को और एहसासों में ही खोने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों का हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी की चोटी पर एक हेलीपैड पर जाकर उतरा, जिसके बाद क्रिश आशी को होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है और खुद हेलीकॉप्टर से निकलकर आशी की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है। अब आशी बहुत ही प्यार भरी नजरों से क्रिश की तरफ देख रही थी। न जाने क्यों क्रिश में उसे अपना प्रिंस चार्मिंग नजर आ रहा था और वह खुद को एक सिंड्रेला महसूस कर रही थी। अब उसकी आंखों में जो भी दर्द था वह खुशी में बदल चुका था। वह चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अपना हाथ क्रिश की तरफ बढ़ा देती है। क्रिश उसे संभाल कर हेलीकॉप्टर से नीचे उतारता है, लेकिन अगले ही पल आशी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आशी गिरती, क्रिश उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। आग की आवाज के साथ आशी अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखने लगी तो क्रिश उसकी कमर को थामकर उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो गए थे। दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। आशी हल्का सा शर्मा गई। क्रिश एक झटके में बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। कुछ ही देर में वह उसे अपने साथ लिए खूबसूरत पहाड़ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर लेकर आया। उसने आशी को धीरे से वहां खड़ा किया और सामने की तरफ इशारा किया, तो सामने का नजारा देखकर आशी की आंखें चमक उठी, क्योंकि सामने समुद्र का खूबसूरत नजारा था। आशी ने इस नजारे को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सूरज अपने साथ हल्की लालिमा लिए समुद्र के बीचों बीच से निकलने की तैयारी कर रहा था। यह नजारा इतना खूबसूरत था, आशी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जहां एक तरफ उसके पीछे बर्फ से ढका हुआ पहाड़ था, खूब सारे हरे भरे रंग बिरंगे पेड़ थे। इसी पहाड़ की एक चोटी पर गुलाबों का खूबसूरत गार्डन था, तो वहीं पहाड़ के नीचे गहराई में खूबसूरत समुद्र था। वह सचमुच अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्रकृति का हर खूबसूरत नजारा इस जगह पर मौजूद था। आशी इस खूबसूरत नजारे को देख रही थी कि तभी अचानक ही क्रिश ने कुछ ऐसा किया जिसका अंदाजा उसे कभी नहीं हुआ था। अचानक ही क्रिश ने आशी के दोनों हाथों को पकड़कर टाइटैनिक पोज में अपने से चिपका लिया और दोनों हाथों को हवा में फैलाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू फायरफ्लाई, आई लव यू, आई लव यू सो मच फायरफ्लाई, साइको, आई लव यू, ओनली यू, आई लव यू फॉर एवर। इतना कहकर क्रिश धीरे से आशी के गाल पर किस कर उसी के कानों में सांस छोड़ते हुए प्यार से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उससे भी ज्यादा हमेशा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर माई लव। और क्रिश के ऐसा कहते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका साइको उसे अपना लव कुछ इस स्टाइल में कन्फेस कर रहा है और उसे न्यू ईयर विश कर रहा था, जबकि क्रिश के साथ आशी की यह फर्स्ट न्यू ईयर थी और उसे इस बारे में कुछ याद ही नहीं था। लेकिन उसके साइको को सब याद था। क्रिश जितनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, उस पहाड़ी इलाके में उसकी आवाज पूरी तरह गूंज रही थी। क्रिश का हर एक शब्द न जाने कितनी ही देर तक उस इलाके में गूंजकर उसके प्यार की गवाही दे रहा था। आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और आंखों में नमी। वह तुरंत ही पलटकर क्रिश के सीने से लग जाती है और उसे जोर से हग करते हुए बोली,
आई लव यू टू साइको, आई लव यू सो मच। यह मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट न्यू ईयर सरप्राइज है और गिफ्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से विश करोगे। यह सब तो बिल्कुल एक परी की तरह है। और इससे पहले कि आशी कुछ कहती, क्रिश उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी तो बहुत कुछ बाकी है माय लव, पहले केक कट कर लें। क्रिश की बात सुनकर आशी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। क्रिश उसे अचानक ही एक झटके में ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। आशी गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेट देती है। ऐसा करते हुए उसका रेड कलर का लॉन्ग गाउन फ्लोर को टच कर रहा था और क्रिश, जिसने 5 पीस ब्लैक सूट पहन रखा था और जिसके बॉर्डर रेड कलर के थे, जिसमें वह एक प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। क्रिश उसे अपनी बाहों में वहां से लेकर जाने ही लगा कि तभी आशी भी खुशी से क्रिश की बाहों में ही जोर जोर से चिल्लाते हुए क्रिश की तरफ देखकर प्यार से अपने प्यार का इजहार करने लगी। आई लव यू साइको, आई लव यू सो मच। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो साइको, बहुत आई लव यू साइको। इतना कहकर वह क्रिश के गालों पर न जाने कितनी ही किस कर चुकी थी और उसकी खुशी को देखकर क्रिश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वह भी यूं ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उसके होठों पर किस करने लगा। इस वक्त वह दोनों बहुत ही रोमांटिक कपल लग रहे थे। हाशी की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। कुछ ही पल में क्रिश उसे अपनी बाहों में लिए हुए एक बहुत ही खूबसूरत विला के एंट्रेंस पर आया, जहां इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी। चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। एक बड़ी सी टेबल पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था। आसपास खूबसूरत लाइटनिंग थी और वहां से इस जगह का व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यह विला कांच से बना हुआ था। उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी ही कम है। क्रिश वहीं आशी को लाकर खड़ा कर देता है और अब वह कैंडल जला देता है तो आशी मुस्कुराने लगी, क्योंकि उस केक पर क्रिश और आशी की फोटो बनी हुई थी, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक पोज में थी। अब आशी और क्रिश एक साथ वह केक काट देते हैं। आशी ने क्रिश को हल्का सा केक खिलाया और आशी ने शरारत करते हुए क्रिश के गाल पर थोड़ा सा केक लगा दिया और जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन उसका ऐसा करना शायद क्रिश को अच्छा नहीं लगा। वह अपनी नीली नजरों से आशी को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट इज दिस फायरफ्लाई, यह क्या बच्चों वाली हरकत है। और यह सुनकर आशी घबराकर अपने हाथों को पीछे खींच लेती है। वह अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, सॉरी साइको, मैं तो बस इतना कहकर वह टेबल पर रखा हुआ टिश्यू पेपर धीरे से अपने हाथों में उठा लेती है और क्रिश के चेहरे को पहुंचने ही वाली थी कि तभी क्रिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए केक का एक बड़ा सा पीस उठाकर तुरंत ही आशी के चेहरे पर और गालों पर लगाते हुए बोला, केक लगाना है तो ढंग से लगाओ फायरफ्लाई, ऐसे। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। फायरफ्लाई डर गई, मेरी शैतान की नानी डर गई। क्रिश का अचानक ऐसा करना देखकर आशी तो सदमे में ही चली गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसके सामने खड़ा यह शख्स उसका साइको ही है, जो कि हमेशा खड़ूस बनकर घूमता रहता है। आज वह बच्चों की तरह हरकतें करके हंस भी रहा है। आशी अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी कि तभी क्रिश उसकी आंखों में हैरानी देखकर प्यार से उसके चेहरे के पास झुककर उसकी नाक पर किस करते हुए बोला,
होश में आ जाओ फायरफ्लाई, यह मैं ही हूँ, तुम्हारा साइको। कैसा लगा सरप्राइज? एक ख्वाब सा, एक खूबसूरत ख्वाब सा। आशी बेख्याली से उसके चेहरे पर अपने हाथ प्यार से सहलाते हुए बोली, क्या यह तुम ही हो साइको, या यह ख्वाब है? यह ख्वाब नहीं, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है फायरफ्लाई। चलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। कहते हुए क्रिश ने टिश्यू पेपर से आशी के पूरे चेहरे से केक साफ कर दिया, लेकिन उसके होठों पर अभी भी केक लगा हुआ था, जिसके कारण वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। क्रिश धीरे से उसके होठों पर किस कर वह केक अपने मुंह में ले लेता है और मुस्कुराकर वह आशी की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करता है। इसके बाद क्रिश आशी को अपनी बाहों में लिए हुए उसकी आंखों में आंखें डाले, उसके साथ ही एक रोमांटिक डांस करते हुए एक गाना गाने लगा। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। वह आशी को बड़े प्यार से अपनी बाहों में घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ, तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह। और क्रिश अचानक ही उसके कदमों में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले उसे चूम लेता है। और क्रिश की यह हरकत देखकर आशी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई कि तभी क्रिश ने कहा, जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। अब आशी मुस्कुराकर अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए बड़े प्यार से झुककर उसके माथे पर किस करती है, और इसी तरह से आशी और क्रिश एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए डांस कर रहे थे। इसी बीच अब सुबह हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार भरे लम्हों में खोए हुए थे। अब क्रिश आशी को यूं ही अपनी गोद में लिए हुए उसके होठों पर किस करने लगा। आशी भी उसका पूरी तरह से साथ दे रही थी। अब क्रिश अपने कदम पेरिस पर ही बने हुए एक हॉट बाथ टब में लेकर आया, जिसमें पानी लगभग उबल रहा था, लेकिन यह पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं था। लेकिन खुले आसमान के नीचे पहाड़ पर बने इस खूबसूरत विला में टेरेस पर वह दोनों एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। आशी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। क्रिश धीरे धीरे अपने कपड़े रिमूव करने लगा और आशी को देखने लगा और बोला, फायरफ्लाई, तुम यह कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से, क्या तुम्हें अब तक मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हारी तरह हर बात अपनी जुबान से कह नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे वापस आने के बाद मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी की तरफ नहीं देखा, और उससे पहले भी मेरे दिल में कोई नहीं था। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है, और क्या इसके बावजूद मुझे बार बार अपना प्यार साबित करना पड़ेगा? बोलो। कहते हुए क्रिश अपनी नीली नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था। आज उसकी आंखों में कुछ इमोशन थे जिसे आशी समझ पा रही थी। उसकी नीली आंखों में आशी को सचमुच अपने लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर आशी अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लिए अचानक ही क्रिश के गले से लग गई और शर्मिंदा होते हुए बोली, आई एम सॉरी साइको, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम कितने हैंडसम हो, और तुम्हें लेकर मुझे इनसिक्योरिटी होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साइको, और तुम्हें किसी और के साथ सोच कर ही मेरी जान जाने लगती है, और इसीलिए मैं बेवकूफ़ी में आकर कुछ कुछ और
इससे पहले कि आशी कुछ कहती, कृष ने अचानक ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे लगभग दबा देता है और झटके से अपने करीब खींच लेता है। खबरदार, जो आज के बाद यह जान जाने वाली बात की, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ फायरफ्लाई, लेकिन तुम पर एक खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमेजिनेशन में भी नहीं। मैं तुम्हारी लाख नादानियाँ और बेवकूफ़ियाँ संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए शक आए, यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुम पर भरोसा है, तो तुम मुझ पर क्यों नहीं कर सकती? एक बात याद रखना फायरफ्लाई, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शक नहीं होता। इनसिक्योरिटी, पजेसिवनेस अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत की पहली शर्त भरोसा होती है और तुम्हें मुझ पर करना होगा जैसे मैंने किया तुम पर हमेशा, समझी? कहते हुए कृष आशी की आंखों में देख रहा था। वह अपनी आंखों से ही उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था और उसकी बातों को सुनकर आशी को सचमुच अपनी गलती का एहसास होने लगा। भला वह उस इंसान पर शक कैसे कर सकती है जिस इंसान ने हमेशा हर चीज से ऊपर उसे रखा था, उसके लिए अपनी फैमिली से लड़ता है, उसे सीकर रखता है, अच्छी बुरी हर चीज में उसका साथ देता है और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में जो यह बताती है कि वह आशी से किस हद तक मोहब्बत करता है। आशी, जो कि अभी भी कृष की बाहों में उसकी गोद में थी, मासूमियत से अपने दोनों कानों को पकड़ लेती है और मासूम सा चेहरा बनाकर अपने होठों का पाउट बनाते हुए उससे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी साइको, मैं सच में इडियट हूँ ना। मुझे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। प्लीज़ मुझे। और इससे पहले कि आशी उससे माफ़ी मांगती, कृष एक झटके में अपने एक हाथ से उसके बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में भर उसके होठों को अपने बिल्कुल करीब लाते हुए उसकी आंखों में देख जुनूनियत के साथ बोला, मैं चाह कर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, स्टूपिड लड़की। इतना कहकर उसने एक बार फिर झटके से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रॉकी और नताशा भी अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कॉपर की ही मदद से अपने दूसरे फार्म हाउस में गए हुए थे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन को लेकर कृष काफी स्ट्रिक्ट हो चुका था। वह जानता था विवान खन्ना आशी और कृष को रोकने के लिए कोई न कोई तरीका तो जरूर अपनाएगा। आने वाले 15 दिन उन लोगों के लिए काफी मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि जब से उन लोगों का फेस रिलीव हुआ है, विवान खन्ना शांत तो नहीं बैठेगा। रॉकी के पीछे उनका एक और सिक्योरिटी गार्ड था, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, जिसमें पायलट को मिलाकर 3 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में रॉकी और नताशा एक हिल स्टेशन पर आए, जहाँ का इलाका चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ था। काफी खूबसूरत हरियाली और हरे भरे पेड़। यह नज़ारा देखकर नताशा हैरान होते हुए रॉकी से बोली, रॉकी, हम लोग यहाँ? मुझे तो लगा कि हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। नताशा की बात को सुनकर रॉकी धीरे से हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर नताशा को अपना हाथ देते हुए मुस्कुरा कर बोला, वाइफी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों का साथ रहना ज़रूरी है, ना कि लोगों के साथ भीड़ में रहना। मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ ताकि हम लोग साथ में कुछ प्राइवेट टाइम और मोमेंट बिता सकें। देखो, यह हमारा विला है जो मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज किया है, ताकि हम लोग यहाँ एक साथ स्पेशल मेमोरीज क्रिएट कर सकें। और रॉकी की बात को सुनकर नताशा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया।
रॉकी उसे अपने साथ लिए हुए विला के अंदर दाखिल हुआ तो नताशा वहां की खूबसूरती बस देखती ही रह गई, क्योंकि यह कांच से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत विला था, जहां से बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। क्योंकि इस वक्त ठंड का मौसम था, कुछ बर्फबारी हो रही थी। रॉकी और नताशा ने इस वक्त जीन्स टॉप शर्ट के साथ स्वेटर कैरी कर रखा था, लॉन्ग हाईनेक, सर पर टोपी, हाथों में ग्लव्स। नताशा पूरे विला में घूम घूम कर विला और बाहर का व्यू देख रही थी। बाहर से ही इस विला में रखे हुए सोफे, कोच काफी अच्छे से दिख रहे थे। यह जगह एक 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था, जिसे कुछ खूबसूरत लाइटनिंग के साथ सजाया गया था। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ लाइट नहीं थी। कुछ जनरेटर और सोलर पैनल के जरिए ही यहाँ लाइट का इंतजाम हुआ था। बाकी सब काम यहाँ कैंडल्स और लालटेन के जरिए होता था। नताशा और रॉकी जैसे ही अंदर आए, एक सर्वेंट तुरंत ही उन दोनों को आकर ग्रेट करता है। रॉकी मुस्कुराकर नताशा को पीछे से हक कर उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए बोला, कैसी लगी यह जगह वाइफी? बहुत ही खूबसूरत। लेकिन रॉकी, यहाँ तो कैलिफोर्निया के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही ठंड है। स्नोफॉल भी हो रहा है और यहाँ लाइट भी नहीं है। सूरज की रोशनी भी बहुत कम आ रही है। हम लोग पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर हैं। अगर यहाँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो क्या होगा? और नताशा की आंखों में सवाल देखकर सर्वेंट ने अपना सर झुकाकर बताया, डोंट वरी मैडम, जब सर ने हमें बताया कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, मैंने पहले ही हर चीज का इंतजाम कर लिया। यहाँ आप लोगों को 6 महीने का फूड स्टॉक है। ज़रूरत की लगभग हर चीज जनरेट और एक्स्ट्रा उसके लिए 2 टैंक तेल। प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप लोगों को यहाँ टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को किसी चीज की ज़रूरत हो तो आप सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे पहले कि सर्वेंट आगे कुछ कहता, तभी रॉकी अपना हाथ दिखाकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन में बोला, बस जो ऑर्डर दिया था वह कंप्लीट हो गया ना? अब तुम जा सकते हो। अब हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। रॉकी के ऑर्डर को सुनकर सर्वेंट चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन सर्वेंट की बात को सुनकर नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह कंफ्यूजन से रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट? 6 महीने का स्टॉक? रॉकी, तुम पागल हो क्या? यह 6 महीने के स्टॉक का क्या मतलब है? क्या हम लोग 6 महीने तक यही रहने वाले हैं? अब यह मत कहना रॉकी कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टे सीधे प्लान चल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर इस ठंडे इलाके में इतने दिनों तक। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कहती कि तभी रॉकी अचानक ही उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शट अप वाइफी, आगे कुछ मत कहना। हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं। जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तुमसे, तुम्हारी करीबियों से, क्योंकि घर में तो तुम हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर भागती रहती हो और मैं भी तुम्हारे साथ खुलकर रोमांस नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा और अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती। इसीलिए अगर यहाँ से जल्दी जाना चाहती हो तो मुझे खुश करो, वरना हम लोग 6 महीने तो क्या, 6 साल तक यही रहेंगे। और रॉकी की इस बात को सुनकर नताशा की आंखें ही फैल गईं। वह रॉकी के सीने पर पंच मारते हुए, अपने हाथ पैर चलाते हुए
उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, रॉकी के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह के जंगल में लेकर आने की? मैं मॉम को सब बता दूंगी, मैं डैड को बता दूंगी, मैं उन्हें बता दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कहती कि तभी रॉकी ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और कुछ ही पल में वह नताशा को एक खूबसूरत से कमरे के किंग साइज बेड पर लाकर उसे पटकते हुए तेजी से अपना जैकेट और स्वेटर खोल नताशा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, अब चाहे किसी को भी बोल दो मेरी जान, अब तो तुम मुझसे छुप नहीं सकती। यह सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब कल तुमने मुझे किक मारी थी। इतना कहकर वह अचानक ही नताशा के ऊपर टूट पड़ा और उसकी बात को सुनकर नताशा ने हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अचानक ही नताशा अपने ख्यालों में खो गई। दरअसल कल सुबह नताशा गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर कुछ स्टडी कर रही थी और उसे एक पेपर पर नोट डाउन कर रही थी क्योंकि उसे कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था। ऐसा करते हुए वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक ही रॉकी ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। रॉकी के अचानक ऐसा करने से नताशा तुरंत घबरा गई और उसने खुद को रॉकी से बचाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह उस पर अटैक कर पाती कि तभी रॉकी ने तुरंत ही उसके सामने आते हुए उसे बताया कि उसका पति है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नताशा अपने सीने पर हाथ रखकर एक ठंडी सांस लेती है कि तभी रॉकी उसे वापस सामने से बाहों में भरते हुए उसके होठों पर किस करके बोला, कम ऑन वाइफी, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी वाइफ को नज़र उठाकर भी देख सके। इतना कहते हुए रॉकी के फ्लर्टी हाथ उसके बदन पर चलने लगे और रॉकी की इस हरकत पर नताशा ने मुंह बनाते हुए उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, रॉकी स्टॉप, यह क्या हरकत है? जब देखो तब शुरू हो जाते हो, ज़रा आसपास का ख्याल भी तो रखो। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वह लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बेशरम कहीं के, हटो मुझे स्टडी करने दो। इतना कहकर नताशा रॉकी को इग्नोर कर वापस अपनी स्टडी में लग गई और उसकी बातों को सुनकर रॉकी मुंह बनाते हुए उसे पीछे से हक कर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, हाँ तो कर लो ना स्टडी, मैंने कौन सा मना किया है। तुम अपनी स्टडी करो और मैं अपनी स्टडी करता हूँ और मुझे सिक्योरिटी गार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक इशारा करूँगा और वह सब गायब हो जाएंगे। तुम देखना चाहती हो तो देखो। इतना कहकर रॉकी ने अपना इशारा किया तो सभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से 9-2-11 हो गए और अब रॉकी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। लेकिन रॉकी की इस हरकत पर नताशा मुंह बनाते हुए बोली, अरे वाह, क्या जादू है। तो ज़रा यही जादू तुम अपने आप पर भी दिखाओ और तुम भी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ क्योंकि तुमने रात भर मुझे परेशान किया है और अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझे? इतना कहकर नताशा मुंह बनाकर वहाँ से जाने को हुई कि तभी रॉकी अचानक ही उसे झटके से अपने करीब कर सामने एक पेड़ के अगेंस्ट पुश करते हुए अपने से बिल्कुल चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए जुनून के साथ बोला, शट अप वाइफी, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एक किस की ही तो बात है,
मैं कौन सा तुम्हारे साथ अभी शुरू होने वाला हूँ। बस 1, 2, 10, 12, 15 दे दो। अब 50 दोगी फिर भी चलेगा, क्योंकि अब तो मैं नहीं रुक सकता, और अगर तुमने मुझे रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। इतना कहकर रॉकी एक झटके में नताशा के होठों पर टूट पड़ा और उसे काफी पैशनेट किस करने लगा। उसने नताशा की बॉडी को अपने हाथों से दबोच रखा था, लेकिन तभी अचानक ही नताशा की नज़र सामने से आ रही ऐना पर गई, जो कि फ़ोन पर किसी से बात करते हुए अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर इस तरफ आ रही थी। और अपनी सास ऐना को देखकर नताशा की आंखें फैल गईं। वह रॉकी के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए रॉकी तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। नताशा के होठों को वह आज़ाद ही नहीं करना चाहता था। नताशा बहुत कोशिश करती है, लेकिन रॉकी जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान को वह 1 इंच भी नहीं हिला पाई, और फाइनली ना चाहते हुए भी शर्म के मारे उसने खींचकर एक किक रॉकी के दोनों पैरों के बीच में दे मारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पागल लड़की, यह क्या किया तुमने? कहते हुए रॉकी एक झटके में नताशा को खुद से दूर करता है और अपने दोनों पैरों के बीच हाथ रखकर तड़प उठा था कि तभी नताशा घबरा कर अपने नाखून चबाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन बाद में बात करते हैं। और इतना कहकर नताशा तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। लेकिन नताशा को इस तरह भागते हुए देखकर रॉकी के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, वाइफी, यह तुमने बहुत गलत किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ेगा। इतना कहकर रॉकी किसी तरह खुद को संभालता है, और अब इन बातों को याद करते ही नताशा की हालत खराब हो रही थी, और इससे पहले कि वह रॉकी से दूर होती, अगले ही पल रॉकी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। वह उसके दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए उस पर हावी होकर उसे अपनी नीली नज़रों से घूरते हुए बोला, अब बोलो, कहाँ जाओगी? अब तुम जो भी रास्ता लोगी, हर रास्ते पर मुझे ही पाओगी, वाइफी। हैप्पी न्यू ईयर। और इतना कहकर वह उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। कुछ ही देर में नताशा को अपनी हालत पर रोना आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आशी और क्रिश एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। कुछ ही देर में वह दोनों रेडी होकर उस खूबसूरत फ्लावर वाली जगह पर घूमने के लिए निकल गए, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी साइकिल का अरेंजमेंट पहले ही हुआ था। यह रेड और ब्लैक कलर की खूबसूरत सी साइकिल, जिस पर दोनों लोगों के बैठने का अरेंजमेंट था। आगे एक बहुत ही प्यारी सी सीट लगी हुई थी। क्रिश इस साइकिल को चला रहा था और आशी उसके आगे एक तरफ दोनों पैर करके किसी राजकुमारी की तरह बैठी हुई थी। इस वक्त उसने अपने बदन पर एक लॉन्ग वाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, और क्रिश ने फ्लावर प्रिंट के एक वाइट कलर का शर्ट पहन रखा था। उसके सर पर एक राउंड हेड था, और उसने ब्राउन कलर का ट्राउज़र पहन रखा था। इस वक्त वह दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे थे। आशी के लिए यह किसी खूबसूरत सपना की तरह था। सिर्फ साइकिल चलाते हुए भी आशिक के चेहरे को धीरे से अपनी तरफ करते हुए बार बार किस कर रहा था, और आशिक शर्माते हुए पूरी जगह को देख रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करिए। साथ ही वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें हमेशा।